आज हम एक बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। कोलकाता में अगस्त 2024 में जो हुआ था, एक युवा ट्रेनी डॉक्टर के साथ। हाँ, वो भयानक घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, हमारे पास इस पे काफी जानकारी है, न्यूज रिपोर्ट्स, कुछ कानूनी दस्तावेज भी हैं, जांच की फाइंडिंग्स हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना को परत दर परत समझें। असल में हुआ क्या था, इसके पीछे की वजहें क्या रहीं, और फिर जो इतना बड़ा रिएक्शन हुआ देश भर में। हाँ, वो विरोध प्रदर्शन और मांगे। हाँ, और फिर न्याय के लिए या कहें कि सिस्टम में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए, उन पे भी नजर डालेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये थी कि ये सब हुआ कहाँ? हॉस्पिटल के अंदर। सही कहा, अपनी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो डॉक्टर वहीं आराम करने की कोशिश कर रही थी। और फिर जो हुआ, चलिए शुरू से समझते हैं। तो ये घटना 9 अगस्त 2024 की सुबह की है। कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज, वहां के सेमिनार हॉल में उस 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली। और बॉडी की हालत वो काफी विचलित करने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्धनग्न अवस्था में थी। हाँ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि मौत गला घोटने और दम घुटने से हुई थी। चोटें भी भयानक थीं। मैंने पढ़ा था कि आंखों में टूटे चश्मे के कांच के टुकड़े थे। हाँ बिल्कुल, चेहरे पर, गर्दन पर, निजी अंगों पर, हाथों पैरों पर, पेट पर, हर जगह गंभीर चोटें थीं। और शायद संघर्ष के निशान भी थे। नाखूनों के नीचे खून वगैरह मिला था। हाँ, खून और त्वचा के अंश मिले थे, जो साफ इशारा कर रहे थे कि उन्होंने बचने की पूरी कोशिश की थी, संघर्ष किया था। उफ, तो फिर पुलिस जांच कैसे आगे बढ़ी? गिरफ्तारी कब हुई? पुलिस ने काफी तेजी दिखाई। अगले ही दिन 10 अगस्त को हॉस्पिटल कैंपस से ही एक आदमी को गिरफ्तार किया, संजय रॉय, 33 साल का। संजय रॉय, ये पहले सिविक वॉलंटियर था शायद, पुलिस की मदद करने वाला। हाँ बिल्कुल, पूर्व सिविक स्वयंसेवक। तो क्या उसके खिलाफ सीधे सबूत मिले? फॉरेंसिक एविडेंस? हाँ, फोरेंसिक सबूत बहुत अहम साबित हुए। डॉक्टर के नाखूनों के नीचे जो खून और स्किन टिश्यू मिले थे, हाँ, उसका डीएनए संजय रॉय से मैच हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा ब्रेक थ्रू था। हाँ, और रॉय के शरीर पर भी खरोंचों के निशान थे, जो उसी संघर्ष की तरफ इशारा कर रहे थे। केस काफी हद तक सुलझ गया था शुरू में ही। लगता तो यही है, लेकिन इस घटना के बाद जो गुस्सा भड़का, खासकर मेडिकल कम्युनिटी में, वो अभूतपूर्व था। हाँ, वो तो था ही। डॉक्टरों ने देश भर में प्रदर्शन किए, रिक्लेम द नाइट नाम से मार्च निकाले। हाँ, कई अस्पतालों में हड़तालें हुई, और ये सिर्फ भारत में नहीं रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। खबर तो ये है कि 25 देशों के करीब 130 शहरों तक ये विरोध प्रदर्शन पहुंचे। डॉक्टरों की एक ही मांग थी, काम की जगह पर सुरक्षा। और उनकी मांग जायज भी थी। इस घटना ने सबको डरा दिया था। इसका असर दिखा भी। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया, खुद ही केस को देखने का फैसला किया, बिना किसी याचिका के। हाँ, बिना किसी के अपील किए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पादीवाला और जस्टिस मिश्रा की बेंच थी, उन्होंने सुनवाई की। और उन्होंने कुछ कदम भी उठाए शायद। बिल्कुल, एक 9 मेंबर की नेशनल टास्क फोर्स बनाई, खासतौर पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पक्की करने के लिए। ये एक बड़ा कदम था। ये जरूरी भी था, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ठोस हो। इसी बीच जांच का मामला सीबीआई को चला गया था, है ना? हाँ, 13 अगस्त को। पब्लिक का प्रेशर बहुत था, परिवार भी मांग कर रहा था, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया। और फिर ट्रायल, सजा क्या हुई? ट्रायल सियालदा सेशन कोर्ट में चला। कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी पाया और आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद? लेकिन मौत की सजा नहीं दी? नहीं, कोर्ट का कहना था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता। अच्छा, ये वो कैटेगरी है जिसमें अपराध की क्रूरता के आधार पर मौत की सजा दी जा सकती है। सही कहा, लेकिन सीबीआई इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई ने अपील की है। हाँ, सीबीआई ने सजा बढ़ाने के लिए, यानी मौत की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। तो ये मामला अभी कानूनी तौर पर चल ही रहा है। बिल्कुल, और एक और डेवलपमेंट ये है कि जून 2025 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीड़िता के माता पिता को इजाजत दी है कि वो निचली अदालत से परमिशन लेकर क्राइम सीन देख सकते हैं, सेमिनार हॉल को छोड़कर बाकी जगह। अच्छा, परिवार के लिए शायद जरूरी होगा। हाँ, और निचली अदालत को 48 घंटे में फैसला देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट भी पूरी नजर रखे हुए हैं सीबीआई जांच पर भी,
और वो जो सेफ्टी मेजर्स की बात हो रही है उस पर भी। इस पूरे मामले ने सिर्फ कानूनी सवाल नहीं उठाए, बल्कि अस्पतालों की अपनी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की बात। बिल्कुल। जो अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल थे, संदीप घोष, उन्हें सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार भी किया गया। आरोप था कि सबूतों से छेड़छाड़ की और लापरवाही बरती। ये दिखाता है कि सिर्फ अपराधी को सजा देना काफी नहीं, सिस्टम की कमियों को भी देखना होगा। सही बात है। और भविष्य के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट वाली टास्क फोर्स है, हाँ, उसका क्या रोल रहेगा? उस टास्क फोर्स को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो देश भर के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए गाइडलाइंस तैयार करें। उम्मीद है इससे कुछ ठोस बदलाव आएंगे जमीनी स्तर पर। उम्मीद तो यही है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक भयानक अपराध ने न सिर्फ कानूनी मशीनरी को हरकत में लाया, बल्कि डॉक्टरों के लिए एक सुरक्षित माहौल की जरूरत पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी। हाँ, और अभी की स्थिति देखें तो दोषी संजय रॉय उम्र कैद काट रहा है, सीबीआई मौत की सजा के लिए अपील कर रही है, परिवार क्राइम सीन देखने की प्रक्रिया में है और सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था में सुधार की निगरानी कर रहा है। ये मामला वाकई व्यक्तिगत न्याय और व्यवस्थागत सुधार दोनों के जटिल रिश्ते को दिखाता है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस एक घटना ने सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं, बल्कि हमारे मेडिकल संस्थानों की सुरक्षा, उनकी जवाबदेही पर कितने गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो, इसके लिए इन सवालों का जवाब ढूंढना ये कितना जरूरी होगा, है ना?